कहा जाता है दुनिया को युद्ध ने नहीं बल्कि बुद्ध ने जीता, यानी शांति और अहिंसा का जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, वो हिंसा के मार्ग की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, जिसमें आसियान के जो 10 देश हैं वो शामिल होते हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार इत्यादि। और यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। लेकिन हाल ही में पिछले 3 दिन से इस क्षेत्र के दो जो प्रमुख देश हैं, थाईलैंड और कंबोडिया, वहाँ व्यापक पैमाने पर हिंसक संघर्ष चल रहा है। और ये हिंसक जो संघर्ष है, जिस प्रकार की इसकी प्रकृति दिखाई दे रही है, हाल फिलहाल में इसके रुकने की जो संभावना है वो काफी कम नजर आ रही है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये विश्लेषण करेंगे कि संघर्ष के मूल में क्या कारण है। क्या केवल एक शिव मंदिर से जुड़ा विवाद है, या कोई नए प्रकार का जो भू राजनीतिक समीकरण है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। क्योंकि वर्तमान जो समय है उसमें भू राजनीति और जो भू सामरिक पक्ष है वो दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसके संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण है। महाशक्तियां अमेरिका और चीन का जो टकराव है वो इस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो कुछ 15-18 स्लाइड्स के माध्यम से हम देखेंगे कि ये जो दोनों देश हैं, उन दोनों देशों के मध्य का विवाद जो है उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, उसका वर्तमान संदर्भ क्या है, और किस प्रकार से भारत को इसमें अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण और संतुलित प्रकार की भूमिका जो है वो अपेक्षित है। ये हमने एक मैप लिया है यहाँ पर, जिसमें ये हम देख पा रहे हैं थाईलैंड को, और ये जो है कंबोडिया। ये दोनों देशों की सीमाएं मिल रही है यहाँ से, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं उसमें से दो प्रमुख देश हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जो है वो हिंद चीन साम्राज्य के अंग हुआ करते थे, जो कि फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से मुक्त हुआ था और उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ था। तो ये क्षेत्र शीत युद्ध के दिनों में बड़ा महत्वपूर्ण था। बाद में 1967 में जब आसियान की स्थापना हुई और 1999 तक आसियान का विस्तार होता रहा, और वर्तमान समय में आसियान एक 10 राष्ट्र, इन सदस्य राष्ट्रों के एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक के रूप में, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में मौजूद है। तो उस लिहाज से इसके प्रत्येक देश की जो भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर भारत ने 90s के दशक में जब लुकिस पॉलिसी प्रस्तुत की और 2014 में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रस्तुत की है, तो उस लिहाज से भी ये क्षेत्र भारत के लिए भू राजनीतिक दृष्टि से, भू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, जो सेवन सिस्टर्स हमारे कहलाते हैं, उत्तर पूर्वी जो भारत है, उससे इस क्षेत्र की बड़ी निकटता है। म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में काम करता है, यहाँ पर ही उसकी स्थिति आ जाती है। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्र, और इस क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार का विवाद प्रस्तुत होता है तो निश्चित रूप से ये संपूर्ण जो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और इस क्षेत्र के जो भू राजनीतिक जो डायमेंशंस हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके संदर्भ में इसका महत्व है, साथ ही जो इंडो पैसिफिक जो रणनीति है जिसमें महाशक्तियां भी भागीदार हैं, उन लिहाज से भी हमें इस क्षेत्र का परीक्षण करना होता है। तो दोनों देशों के मध्य 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमाएं साझा होती हैं। सीमा विवाद 1907 में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद शासन के दौरान बनाए गए नक्शों पर आधारित है। कंबोडिया लंबे समय से इस नक्शे को क्षेत्रीय दावे का आधार मानता है, जबकि थाईलैंड ये कहता है कि नक्शा अस्पष्ट है और वो इससे सहमत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर हमें मानते रहे कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक जो शांत प्रकार के क्षेत्र हैं उनमें से एक माना जाता है। हालांकि पिछले काफी वर्षों से, बल्कि एक दशक से ज्यादा समय से, चीन ने अपना जो विस्तारवाद है उस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर फैलाया है। चाहे वो 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की उसने बात की हो, या उसके बाद यहाँ 9 डैश लाइन के रूप में कृत्रिम प्रकार का जो द्वीपीय सीमांकन की स्थितियां हो, तो उसकी वजह से ये क्षेत्र अब थोड़ा थोड़ा हमें कहना चाहिए अशांत प्रकार की जो स्थितियां उनका भी ये सामना कर रहा है। लेकिन मूल रूप से ये क्षेत्र एक शांतिपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जो अपने आर्थिक सांस्कृतिक प्रकार के संबंध रखते हैं। ASEAN+3 के माध्यम से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया का संदर्भ रहता है। ASEAN+6 के माध्यम से उसमें फिर भारत भी, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी शामिल होते हैं, और ASEAN+8 के माध्यम से उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया भी शामिल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिर 2015 के आसपास जब RCEP की बात हुई, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हुई, तो वहां भी आसियान का जो महत्व इस क्षेत्र में व्यापक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आसियान के वर्ष में 2 शिखर सम्मेलनों की एक बड़ी परंपरा रही, एक बार अपने सदस्य राष्ट्रों के साथ और दूसरा जो है इसके जो संवाद सहयोगी राष्ट्र है उनके साथ। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्र शांत प्रकार का रहा है, इसलिए भी जो राजनीतिक विश्लेषक है बड़े चिंतित है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जिस प्रकार का विवाद पिछले 3 दिन से इसमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों ही आसियान देशों के सदस्य हैं। आसियान की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्षेत्रीय शांति और आपसी समझ है। अगर 2 सदस्य देशों में टकराव बढ़ता है तो पूरे ब्लॉक की विश्वसनीयता और एकता पर सवाल उठेंगे। यहीं से दोनों जगहों पर बाहरी ताकतें एक्टिव हो सकती हैं। पहले हम इसका एक विश्लेषण देख रहे हैं प्रभाव का, फिर हम देखेंगे कि विवाद के मूल में क्या स्थिति है, क्या वर्तमान में ये विवाद किस स्थिति पर आकर चल रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। थाईलैंड भारत का एक्ट ईस्ट कॉरिडोर का अहम गेटवे है। भारत ने
मेकोंग गंगा जो सहयोग है, डिजिटल जो कनेक्टिविटी है, सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स में कंबोडिया, थाईलैंड दोनों पर फोकस किया है, लेकिन दोनों के बीच तनाव बढ़ने से डिप्लोमेटिक जो बैलेंस होते हैं, जो एक रणनीतिक संतुलन होते हैं, उनको साधने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। इस तनाव का सीधा फायदा चाइना उठा सकता है, क्योंकि कंबोडिया पहले से चीन के करीब है। थाईलैंड जो है वो जरूर अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में थाईलैंड के चीन के साथ भी संबंध जो है देखे जा रहे हैं। मैंने कहा कि चीन इस हर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाता है लगातार, और आर्थिक सहायता के माध्यम से या डेट ट्रैप की जो पॉलिसी है उसके माध्यम से चीन ने कंबोडिया में रीम नेवल बेस जो है विकसित किया है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। चीन ने कंबोडिया में रीम नेवल बेस विकसित किया है, जो अमेरिका भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका भारत दोनों ही जो इंडो पैसिफिक कूटनीति है, जो क्वाड में साझेदारी है, मलाबार सैन्य अभ्यास में जो साझेदारी है, इवन ये इस क्षेत्र में यदि कोई भी तनाव होता है तो पूर्वी एशिया के जो देश है वहाँ, जो दक्षिण कोरिया है और जो जापान है, उनके लिए भी चिंता का विषय बनता है। कंबोडिया के सत्तारूढ़ नेता हुन सेन और अब हुन माने चाइना के सबसे भरोसेमंद एशियाई साझेदार माने जाते हैं। यदि थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य टकराव लंबा खिंचता है तो क्षेत्र में चीन जो है वो मध्यस्थता प्रदान करने वालों की तरह पेश करेगा, जैसा पहले भी वो करता रहा है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, हम जानते हैं। फिर थाईलैंड जो है पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन बीते सालों में थाईलैंड के चाइना के साथ सैन्य और आर्थिक संबंध जो है गहरे हुए हैं। थाईलैंड अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करता है, अमेरिकी नौसेना को अपनी सुविधाएं देता है, लेकिन चीन यदि मध्यस्थता करने में, मीडिएशन में सफल हुआ तो दक्षिण पूर्वी एशिया में उसकी कूटनीतिक जीत होगी, जो कि अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। तो एक ये तो हमने सबसे पहले एक विश्लेषण लिया कि भाई इस संघर्ष को हमें समझना क्यों जरूरी है, आईआर के लिहाज से, अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिहाज से, पेपर के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है कि भाई ये जो क्षेत्र है, भले थाईलैंड और कंबोडिया दो देशों के मध्य एक शिव मंदिर की जो स्थिति है उसको लेकर भले विवाद हो रहा हो, लेकिन औपनिवेशिक इतिहास की जो जड़ें हैं वो भी इसमें मौजूद है, और वर्तमान में बाहरी शक्तियों का जो हस्तक्षेप है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब मूल बात ये है, ये तो हमने खैर अपने कोर्स का लगा रखा है, ये आईआर का कोर्स है हमारा, ये हमारा स्कूल व्याख्यात वाला कोर्स है, ठीक है, इसको देखिएगा। हाँ, ये एक मैप आप देखिए, जिसमें ये भारत और यहाँ पर ये दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति है। तो भारत के लिए भी भू राजनीतिक दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये थाईलैंड हो गया और ये कंबोडिया हो गया, है ना, तो बड़ा नजदीकी मामला है। और ये जो इंडो पैसिफिक स्थिति है, प्रशांत और हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण आता है। यहाँ चाइना के साथ तो इसकी खैर इन क्षेत्रों की सीमाएं मिलती ही हैं, लगभग 13 देशों के साथ चाइना की जो सीमाएं मिलती है उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के ये जो राष्ट्र हैं बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक उसका संदर्भ है। 1863 में कंबोडिया पर फ्रांसीसी संरक्षण की स्थापना के बाद 1904 से 1907 के मध्य फ्रांस और सियाम पुराने नाम हुआ करते थे राष्ट्रों के, जैसे श्रीलंका के संदर्भ में सिंहली प्रदेश की बात की जाती रही। तो फ्रांस और सियाम वर्तमान थाईलैंड के बीच कई संधियां हुई जिनका उद्देश्य सीमाओं को परिभाषित करना था। फ्रांसीसी सर्वेक्षकों ने सामान्यतः जो वाटर शेड लाइन है उनके आधार पर नक्शे बनाए, क्योंकि जो स्थिति है इसकी हम जानते हैं एक महासागरीय स्थिति है, महासागरीय कूटनीति का संदर्भ है। लेकिन प्रिविहार या प्राविहार बोल देते हैं, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, शिव मंदिर, जैसे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के आसपास उन्होंने अपवाद अपनाए। दक्षिण पूर्वी एशिया इतिहासकारों का लंबे समय से मानना रहा कि सीमाएं विशेषकर पश्चिमी शक्तियों द्वारा खींची गई क्षेत्र की राजनीतिक परंपराओं के लिए अपरिचित और कृत्रिम थी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, खासकर यूरोपीय शक्तियां औपनिवेशिक थी, ब्रिटेन और फ्रांस, उनके द्वारा एशिया में जिस प्रकार के विभाजन किए गए वो विभाजन कुछ इस प्रकार से हुए हैं, कुछ वो कृत्रिम विभाजन है, कुछ वो गलत प्रकार के विभाजन है, कुछ उन क्षेत्रों की विविधता को ध्यान में नहीं रखा गया। जैसे हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का भी जो विभाजन किया गया उसके संदर्भ में भी, या पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश कहलाता है, वहां भी जिस प्रकार के विभाजन किए गए, वहां कुछ ऐसे क्षेत्र रख दिए गए महाशक्तियों के द्वारा, या पश्चिम एशिया की जब हम बात करते हैं उसका जो पुनर्गठन किया गया उनके द्वारा, महाशक्तियों औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा, कुछ क्षेत्र ऐसे रख दिए गए जो कि न केवल उस समय बल्कि आने वाले समय और आज तक के समय में भी वो क्षेत्र विवाद के कारण बनते हैं। इस क्षेत्र में हमेशा तनाव बना रहता है, संघर्ष और हिंसा की वहां आशंका बनी रहती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय मानचित्र शास्त्र पर आधारित फ्रांसीसी निर्मित नक्शों ने कंबोडिया को स्पष्ट भौगोलिक आकृति प्रदान की, जिसमें प्राह विहार मंदिर कंबोडिया की सीमा के भीतर है ना, ये वही मंदिर जहां जिस क्षेत्र के आसपास अभी विवाद प्रस्तुत हुआ है, गोलीबारी और रॉकेट लॉन्चर वगैरह जो है दागे गए हैं। हालांकि थाईलैंड ने लगातार इन सीमाओं का विरोध किया है, विशेषकर तब से जब से आधुनिक भौगोलिक तकनीकों ने इन नक्शों के विरोधाभास और त्रुटियों को उजागर किया। ये विवाद केवल सीमा या नक्शे का नहीं, बल्कि हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये विवाद जो है वो केवल सीमा या नक्शों का नहीं है, बल्कि धार्मिक भावनाओं का विवाद है। धार्मिक जो अस्मिता जिसको कहते हैं, पहचान कहते हैं, राष्ट्रीय गौरव है, नेशनल जो हमारी आइडेंटिटी होती है राष्ट्रों की, और औपनिवेशिक विरासत से उपजे भू राजनीतिक टकराव का प्रतीक है। भू राजनीतिक संदर्भ तो हमेशा महत्वपूर्ण है। आईआर में जो विद्यार्थी आरएस मेंस के हमारे कोर्स में जुड़े हैं, जो मात्र 99 रुपए में हमने कोर्स वो उपलब्ध कराया मेंस का, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उसमें लगातार, तो वहां हमने भू राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास किया है।
यूट्यूब पे भी किसी दिन हम और डिटेल में बता देंगे, आप उस कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल जो विषय है, भू राजनीतिक जो विषय है, वर्तमान का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जो भौगोलिक संदर्भ होते हैं, जैसे सीमाएं खींचना एक भौगोलिक विषय है। पर्वत आकृतियां, नदियां जो हैं, वो महासागर जो एक भौगोलिक आकृति, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, राष्ट्रों के राष्ट्र हित के आधार पर परिभाषित होने वाले जो संबंध है, उन पर किस प्रकार से प्रभाव होता है, इसे हम जियोपॉलिटिकल इश्यू के रूप में पढ़ा करते हैं, भू राजनीतिक विषय के रूप में इसको हम पढ़ा करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दैनिक भास्कर की वेबसाइट से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हमने। थाईलैंड कंबोडिया 2 शिव मंदिरों पर विवाद है, ये प्री विहार और तामुएन थाम मंदिर। अब बौद्ध भाषा में कुछ मतलब होने लगे इनके। ये यहाँ 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसमें। ये थाईलैंड का संदर्भ, ये कंबोडिया का संदर्भ। 2-3 स्क्रीनशॉट है, देखते हैं। ये प्रसाद तामुएन थाम मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर दांगरेक पर्वतमाला में स्थित है। 1000 साल पुराना शिव मंदिर। यह ऐतिहासिक संदर्भ है क्योंकि पेपर बनाने वाले इन दिनों हम जानते हैं बहुत एडवांस लेवल के पेपर बना रहे हैं, और विक्ट्री बैच जो हमने लॉन्च किया उसमें हमने यही कहा है कि हम बिल्कुल अब बेसिक के से ज्यादा हम एडवांस क्लासेस हमेशा देते रहे, लेकिन अब मोर एंड मोर एडवांस क्लासेस हमको देनी पड़ेंगी। और फिर यहाँ स्कूल व्याख्याता की तैयारी भले आप कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या आरएएस या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मोर एंड मोर एडवांस चीजों को हम अब लगातार लाने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि वो चीजें जिनको हम कई बार छोड़ दिया करते थे कि शायद यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं आते, तो पेपर का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें वहां से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ऐसी चीजें, तो मैक्सिमम चीजें हम कवर कर लें, उनको समझा दें। और आपका काम ये है कि इतनी जो बड़ी चीजें हैं, जो कम से कम आप समझिए 4-6 घंटे देकर कुछ स्लाइड्स तैयार किए हैं, तो उसमें बहुत अच्छा निचोड़ हम लोग लेकर आते हैं। तो इसको निवेदन भी यही है कि इन क्लासेस को आपको पूरा देखना है ना। तो क्योंकि इतना सारा मटेरियल अगर आपको 20 मिनट में मिल जा रहा है, 25 मिनट में मिल जा रहा है, जो मैंने 5-6 घंटे में तैयार किया है, फिर हमारी टीम उस पर लगती है, स्लाइड्स वगैरह तैयार करते हैं, अगर 20 या 30 मिनट की क्लास में मिल जाता है तो बड़ा लाभ का सौदा है। उसमें से एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो हम वहां लीड ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। खमेर शैली के पुष्प डिजाइन, ये काले बलुआ पत्थर की नक्काशी, गर्भगृह, प्रवेश मंडप, गोपुरम, ये देवता, ये एक वहां संदर्भ दिया। 11वीं शताब्दी में खमेर राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय ने निर्माण कराया। हिंदू संस्कृति का प्रभाव रहा है निश्चित रूप से इस क्षेत्र में। मंदिर की विशेषता इसका गर्भगृह है, जहां चट्टान को ही शिवलिंग के रूप में तराशा गया, क्योंकि शिव मंदिर है तो नाम से ही जब स्पष्ट है कि शिव मंदिर है तो भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का वहां प्रभाव रहा है, और कालांतर में फिर बौद्ध संस्कृति का प्रभाव वहां पर दिखाई देने लगा। अंगकोरवाट मंदिर, जो एक सबसे बड़े मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, वहां थाईलैंड के फिमाई मंदिर तक जाने वाले प्राचीन हमें रास्ते पर इन दोनों मंदिरों में जाने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते थे, यहाँ ठहरते थे। ये उसका एक डिजाइन दी है कि मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जो खमेर परंपरा से अलग एक दुर्लभ उदाहरण है। ये मंदिर दोनों देशों से पहुंचा सकता है। आजकल आर्ट और जो कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, कला संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं, ये जो पेज है वो कला संस्कृति वाले पार्ट में भी आपकी मदद करेगा, है ना। देखिए, हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसमें व्यापकता, समावेशिता शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक जो क्वेश्चन है या कला, आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है, वहां भी ये चीज आपको हेल्प करेगी। आईआर में तो हम बात कर ही रहे हैं। फिर मंदिर का ऐतिहासिक धार्मिक महत्व, ये क्षेत्र खमेर साम्राज्य 9वीं से 13वीं सदी के दौरान बना था, जब हिंदू धर्म दक्षिण पूर्वी एशिया में फैला था। ठीक है। प्री विहार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उसे भारत से आए हिंदू वास्तुशिल्प शैली में निर्मित किया गया, क्योंकि इसी मंदिर को लेकर विवाद बना है वर्तमान में। ये मंदिर एक ऊंचे पठार पर स्थित है, जहां से दोनों देशों की सीमाएं दिखती हैं, और यही से विवादास्पद बनाता है। ठीक है। थाईलैंड कंबोडिया के बीच ये संघर्ष सिर्फ सीमाओं का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय अस्मिता का है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इतिहास, धर्म और भू राजनीति के संगम का अनोखा उदाहरण है। आगे चलते हैं। प्राचीन हिंदू मंदिर उस क्षेत्र का हिस्सा है जिसे लेकर विवाद ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध भड़का दिया है। वर्तमान युद्ध का केंद्र बिंदु प्रासाद तामुएन थोम मंदिर। तो अब इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाएगा और वहां देशों का नाम दे देंगे, चाइना ताइवान दे देंगे, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया दे देंगे, और कंबोडिया थाईलैंड दे देंगे, वियतनाम थाईलैंड दे देंगे, तो वहां उस समय जब 6 महीने बाद या 4 महीने बाद पेपर हो रहा है, 1 साल बाद पेपर हो रहा है, और ये लाइन अभी तो हमको ध्यान है, लेकिन उस समय फिर वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, प्रासान तामुएन थोम मंदिर, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और ये थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर घने जंगलों वाली पहाड़ी की चोटी पर है। 1000 साल पुराने प्रासाद तामुएन थोम मंदिर खमेर हिंदू मंदिरों का समूह है, जो भगवान शिव को समर्पित है, अब एक बौद्ध केंद्र में बदल चुका है। प्रमुख मंदिर प्रहा विहार, तामुएन थोम, तामुएन टोट, ये मंदिर का एक समूह है जो 11वीं सदी में निर्मित है। ये समूह अंगकोरवाट का जो मंदिर है, विष्णु मंदिर जो है, उनकी तुलना में कम प्रसिद्ध है, लेकिन विवादों का केंद्र है। प्रारंभ में मंदिर शैव मत पर आधारित हिंदू धार्मिक स्थल थे। बाद में जब खमेर साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो मंदिर बौद्ध उपयोग में आने लगे हैं। प्रासाद तामुएन बाद में महायान बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि भाई ये बौद्ध धर्म की प्रधानता वाले जो 2 प्रमुख देश हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है उसमें बौद्ध धर्म की बड़ी प्रधानता रही है, और वहां इस प्रकार का जो हिंसक संदर्भ है, ये बड़ा विचित्र और विरोधाभासी प्रकार की स्थिति भी लगती है।
डेंग्रेक पर्वतों में एक रणनीतिक दर्रे पर स्थित यह मंदिर प्राचीन खमेर राजमार्ग का हिस्सा है, जो कंबोडिया के अंकोर को थाईलैंड के फिमाई से जोड़ता था। यह मंदिर कंबोडिया के ओडार मींचे प्रांत और थाईलैंड के सुरीन प्रांत के बीच स्थित विवादित सीमा पर है, ठीक है, और जिस कारण दोनों देशों के मध्य तनाव का केंद्र बन गया। अब कंबोडिया क्या दावा करता है कि यह क्षेत्र खमेर साम्राज्य के ऐतिहासिक सीमाओं के अंतर्गत आता है, जबकि थाईलैंड का कहना था कि यह इलाका उसकी आधुनिक क्षेत्रीय सीमा में आता है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में प्राकृतिक चट्टान से बना हुआ शिवलिंग इसके गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर की संरचना आयताकार है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जो कि खमेर मंदिरों में असामान्य माना जाता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से पूर्व मुखी होते हैं। तो ये सब एक तरह की आर्कियोलॉजी है, एक तरह का जो सर्वेक्षण किया जाता है उसका ये संदर्भ है, जहां दावे राष्ट्र प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में कंबोडिया की सीमा में स्थित है। थाईलैंड भी जो है इस पर अपना दावा करता है और यही विवाद का मूल कारण रहा है। इस मंदिर की वास्तुकला मूर्तिकला की जड़ें भारतीय हिंदू परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें प्रथम शताब्दी से शुरू हुए व्यापार सांस्कृतिक आदान प्रदान के उत्तर गुप्तकालीन व्यवस्थाओं से इसे जोड़ा जाता है, के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया पहुंचाया गया। खमेर साम्राज्य ने शैव और वैष्णव परंपराओं को अपनाया, जिन पर दक्षिण भारत के पल्लव वंश का प्रभाव था। पल्लवों के समुद्री संबंध दूर दराज के देशों तक फैले हुए थे। ये हिस्टोरिकल भी संदर्भ हमने लिया। यहाँ प्रचलित जो देव राजा ईश्वर राजा की जो अवधारणा थी, जिसमें शासकों को भगवान शिव या भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था, समकालीन भारतीय राजनीतिक जो धर्म शास्त्र उससे काफी मेल खाता है। वैसे भी हम पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र नीतिसार और महाभारत का भीष्म पर्व हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां हम जानते हैं कि राजनीतिक धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है ना। जो धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं और उनका जो राजनीतिक जो उद्देश्य है, राजनीतिक जो समर्पण है, उसके साथ हम विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन किया करते हैं। जैसे महाभारत की शांति पर्व जो है, उसमें हम जानते हैं कि एक आदर्श राज्य के शासक के कर्तव्य बताए गए हैं। कौटिल्य की जो राजा की जो अवधारणा है, या अन्य जो ग्रंथ है मनुस्मृति या शुक्र नीतिसार में, वहां किस प्रकार की अवधारणा बताई गई, तो वो राजनीतिक धर्मशास्त्र के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। फिर कंबोडिया के प्रहा विहार प्रांत और थाईलैंड के सीसा केत प्रांत के बीच ये स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये शब्द पूछे आ सकते हैं। प्रहा विहार मंदिर का महत्व 900 साल पुराना मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये कंबोडिया के डेंग्रेक पर्वतों में 525 मीटर ऊंची चट्टान पर स्थित है। खमेर साम्राज्य के समय निर्मित, थाई और कंबोडिया दोनों के लिए पूजनीय। दोनों देश इस भगवान शिव को समर्पित मंदिर पर अपना दावा करते हैं। अब महत्वपूर्ण लाइन ये आई कि 2008 में कंबोडिया जो है इस बात में सफल हुआ कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, उसमें उसने इसको लिस्टिंग करवा दी और कंबोडिया का निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय दावा इसमें मजबूत हो गया। उस समय थाईलैंड के विदेश मंत्री नोपाडोन पट्टामा, जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, उनको घरेलू विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी सेम सिचुएशन अभी जुलाई में भी हुई है। थाईलैंड की जो पीएम है और बहुत युवा पीएम वो बनी थी, उनको कंबोडिया के पूर्व जो नेता थे उनसे वार्ता करी उन्होंने फोन पर, अपनी सेना की आलोचना कुछ संदर्भ आया और वहां सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप उनकी वायरल हुई और उसके बाद उनको पद से इस्तीफा वहां देना पड़ा। उसी वर्ष मंदिर के पास संघर्ष भड़क उठा था, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए। यानी ऐतिहासिक संदर्भ है, विवाद ऐसा नहीं है कि आज ही ये प्रस्तुत हुआ है। तामोएम थोम की वास्तुकला में विशेषता है कि इसका ये हम खैर 2 बार आ गया शायद लिखने में, कोई बात नहीं, ये देख लीजिएगा। यहां से हम वापस लेते हैं। फरवरी में कंबोडियाई सैनिकों ने मंदिर में अपना राष्ट्रगान गाया, जिससे थाई सैनिकों के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। 24 जुलाई 2025 जो अब लेटेस्ट जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तामोएम थोम मंदिर। एक बात और ध्यान रखें कि अभी 2023 से बड़े संघर्ष विश्व में देखे जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया का संघर्ष, फिर इजराइल हमास का संघर्ष, फिर इजराइल ईरान का संघर्ष, और चीन और ताइवान के मध्य अघोषित संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष हुआ, अभी ये थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य का संघर्ष हुआ है। तो विश्व में जो संघर्ष चल रहे हैं, नए प्रकार के भू राजनीतिक समीकरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य 6 क्षेत्रों में भारी गोलाबारी, तोपखाने, हवाई हमले हुए। थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडिया ने पहले भारी हथियारों जैसे BM-21 रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, जबकि कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया। सीमा विवाद का केंद्र कंबोडिया थाईलैंड के मध्य सीमा निर्धारण को लेकर बना विवाद है, जिसका अधिकांश जो हिस्सा है वो औपनिवेशिक युग की सीमाओं से उत्पन्न हुआ है। हालांकि अभी मैंने 2 स्लाइड उस बात की भी ली है जिसमें हम थाईलैंड और कंबोडिया की तुलना करेंगे कि दोनों का जो सैन्य बल है वो किस मात्रा में, तो हम देखेंगे थाईलैंड की स्थिति सैन्य व्यवस्था में, आर्थिक संदर्भ में कंबोडिया से बहुत ज्यादा उन्नत, बहुत ज्यादा आगे रही है। ये एक रॉकेट लॉन्चर दागा जा रहा है, उसकी तस्वीर हमारी टीम ने यहाँ लगाई है, जो बताता है इस क्षेत्र में संघर्ष जो है बड़ा व्यापक हो गया है। केवल ये हिंसक झड़प नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि जहां रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह का उपयोग हो रहा है, तो एक प्रकार से अघोषित युद्ध की सी स्थिति है। एडवाइजरी राष्ट्रों के द्वारा जारी की जा रही है। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें संयम बरतने की, शांति बरतने की जो है अपील की जा रही है। 1962 में एक ऐतिहासिक और संदर्भ है महत्वपूर्ण कि 1962 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया। ये फैसला 1907 में फ्रांसीसी द्वारा बनाए गए नक्शे पर आधारित था, जिसमें मंदिर को कंबोडिया के फ्रांसीसी संरक्षित क्षेत्र में दर्शाया गया था। उस समय
थाईलैंड ने नक्शे को स्वीकार कर लिया, बाद में उसने तर्क दिया कि ये गलतफहमी में हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तर्क को स्वीकार किया और कहा कि भाई थाईलैंड ने नक्शे को स्वीकार किया है। तो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी जुड़ा हुआ है। किसी दिन मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय, एक तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय, उन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2013 में जब 2011 में स्थल पर फिर से सैनिक झड़पें हुई तो आईसीजे ने अपने मूल निर्णय को स्पष्ट किया, कहा कि कंबोडिया को न केवल मंदिर पर बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र पर भी संप्रभुता प्राप्त है और थाईलैंड को वहां से अपनी सेनाएं हटाने का निर्देश दिया गया। ये एक अभी हाल का जो विवाद हुआ था, थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोगर्तन शिनावात्रा को जुलाई में उनके पद से निलंबित किया गया जब कंबोडिया के नेता के साथ उनकी फोन कॉल लीक हुई, जिसमें सीमा विवाद में अपनी सेनाई कार्रवाई की आलोचना करती हुई प्रतीत हुई थी। ये दैनिक भास्कर से हमने फोटोज ली हैं, ये यहाँ पर टाइमलाइन थी उसकी। और फिर जो है एक प्रभावशाली राजनीतिक वंश से तो रही है, तो ये एक विवाद मतलब अभी लगातार चल रहा था कुछ समय से, और उसमें आप समझिए कि एक अभी हाल का जो संघर्ष है ये ऐसा नहीं है कि कोई आकस्मिक संयोग है, आकस्मिक घटना है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से बन रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये केवल महज एक संयोग नहीं, जरूरी नहीं, बल्कि हो सकता है कि एक नए प्रकार का भू राजनीतिक समीकरण यहाँ पर अपना आकार ले रहा हो, क्योंकि महत्व क्या है इस क्षेत्र के देशों का वो मैंने आज शुरू में आपको बता दिया, उसे आपको बार बार याद रखना है। फिर ये एक तुलना दी है लोवी एशिया पावर इंडेक्स में सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर थाईलैंड को 10वां स्थान दिया है। 27 जो रीजनल कंट्रीज हैं इस क्षेत्र की, उनकी सैन्य क्षमताओं की रैंकिंग में थाईलैंड 14 नंबर पर और कंबोडिया 23वें स्थान पर है। थाईलैंड की जनसंख्या कंबोडिया से 4 गुना अधिक है, जीडीपी उसका कंबोडिया से 10 गुना से भी अधिक है। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के विपरीत ये तीन देश हिंचीन का पार्ट हुआ करते थे। होचिमिन का संदर्भ आता है 1954 में। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पर आपको कहूंगा कि इस क्षेत्र में जो अमेरिका ने सीटों का जो गठन किया था, एक्चुअली इस क्षेत्र में उसने साम्यवादी चीन के प्रभाव क्षेत्र से इन राष्ट्रों को बचाने के लिए किया था, है ना। जब शीत युद्ध में हम पढ़ते हैं ना नाटो, सीटो, सेंटो, तो नाटो का गठन तो साम्यवाद के से बचाने के लिए जो है यूरोप के पश्चिमी हिस्से, पश्चिमी यूरोप को बचाने के लिए किया गया था। सेंटो जो था वो मध्य पूर्व के लिए किया गया था, पश्चिमी एशिया के लिए किया गया था। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बगदाद पैक्ट हुआ करता था, बाद में इराक उसमें से हटा तो वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना। लेकिन ये जो क्षेत्र है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संधि संगठन, ये अमेरिका ने मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जब फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से राष्ट्र मुक्त हो रहे थे और दक्षिण पूर्वी एशिया अपना विस्तार कर रहा था, या हमें कहना चाहिए अपनी अस्तित्व प्राप्त कर रहा था, उस समय वहां साम्यवादी चीन का प्रभाव जो था उसको संतुलित, प्रतिसंतुलित, काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई थी। कालांतर में फिर 1967 में अमेरिका के समर्थन से ही वहां आसियान जैसे एक महत्वपूर्ण ब्लॉक का, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन का निर्माण भी हुआ। तो ये देखिए सारी चीजें आप थोड़ा सा देखेंगे, 2 बार देख लेंगे वीडियो, तो मुझे लगता है इसमें चीजें आपको याद हो जाएंगी। और तैयारी करिए, निरंतर आपको तैयारी करने की जरूरत है। मैं फटाफट से आपसे कह चुका हूँ पिछले लगातार कुछ दिन से, एक हफ्ते से, जब से हमने कोर्स भी लॉन्च किया, अब की बार स्कूल व्याख्याता पार और विक्ट्री बेस्ट लॉन्च किया, उसके साथ साथ लगातार आपसे बात कर रहा हूँ। फिर चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, ये क्लासेस एप्लीकेशन में भी हमारी अपलोड हो रही हैं और साथ ही यूट्यूब पे भी हम ला रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही है कि इन क्लासेस को देखिए, आप लगातार तैयारी कीजिए। सततता जो है, अनुशासन, सततता, पढ़ाई, लगन और सकारात्मकता, है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये कुछ भावनाएं हैं जो कि इस एग्जामिनेशन में, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें सफलता के लिए पूर्व शर्तें हैं, जरूरी शर्तें हैं। फिर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के विपरीत थाईलैंड 20वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में युद्धों और उनसे पहले के यूरोपीय उपनिवेशवाद की तबाही से बचा रहा है ना। इसलिए थाईलैंड को तो इस क्षेत्र में मिडिल पावर माना जाता है। इंडोनेशिया से पीछे है वो, लेकिन मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों से आगे। वहीं कंबोडिया एशिया की एक लघु शक्ति, माइनर पावर है, जैसे कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, श्रीलंका, या दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस है। थाईलैंड के पास एक बड़ी समुचित रूप से वित्त पोषित सेना है। उसकी वायुसेना दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे सुसज्जित और प्रशिक्षित वायुसेनाओं में से एक है। मैं भी जब इसके नोट्स बना रहा था, पढ़ रहा था, कंबोडिया के जो नेता है वो ये अपील भी कर रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, क्योंकि हम एक छोटा सा देश है हमारा, और हमारा देश वो है जिसके पास अपनी एयरफोर्स भी नहीं है। तो कंबोडिया की इससे निश्चित रूप से यहाँ एक कमजोर प्रकार की तो है कहीं ना कहीं थाईलैंड की तुलना में, ठीक है। और यहाँ जो विवाद है इसका पटाक्षेप तो होना चाहिए, अन्यथा ये बड़ा आकार वहां ले सकता है। थाईलैंड यूएस का एक सहयोगी है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ऐसे, इसलिए मैंने कहा था कि महाशक्तियां यहाँ इन्वॉल्व हो सकती हैं, और जिसकी शुरुआत 1954 में दक्षिण पूर्वी एशिया सामूहिक रक्षा संधि, साउथ ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी, जिसे मनीला समझौता भी कहा जाता था, कालांतर में फिर वो सीटों का संदर्भ आया था यहाँ, उस पर हस्ताक्षर से हुई। फिर वियतनाम का जो संघर्ष हुआ, जो कि अमेरिका की एक गलती कहा जाता है, 25 वर्षों तक
इसको अपन किस दिन समझेंगे कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका की क्या भूल थी, क्यों हुआ था उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट और दक्षिणी वियतनाम में जो है कैपिटलिस्ट प्रभाव था। उसमें थाईलैंड ने अपने कुछ वायुसेना अड्डों पर अमेरिकी वायुसेना की तैनाती की अनुमति दी, जिनमें B-52 बमवर्षक विमान शामिल थे। थाई सैनिकों ने अमेरिकी समर्थित जो दक्षिणी वियतनाम था उसकी ओर से कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। एक पिक्चर भी हमने ली है जिसमें देखिए ये यूएस के B-52 जो बॉम्बर्स ऑपरेटेड फ्रॉम एयर बेस इन थाईलैंड ड्यूरिंग दी वियतनाम वॉर। ये वहां अमेरिका के बमवर्षक विमान जो है थाईलैंड के एयर बेस से और विमान ये जो देखिए बम वहां गिराए जा रहे हैं वियतनाम वॉर की एक पिक्चर हमने ली है ना। ये लिखा हुआ यूएस एयर फोर्स। थाईलैंड अमेरिका का इंडो पैसिफिक जो कमांड है वो संयुक्त रूप से हर साल कोबरा गोल्ड एक सैन्य अभ्यास का आयोजन करता है, जिसकी शुरुआत 1982 में संयुक्त अभ्यास के रूप में हुई थी। अब इसमें दर्जनों अन्य देश भी शामिल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए तो कोबरा गोल्ड थाईलैंड अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है और अमेरिका के अनुसार विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये। कोबरा गोल्ड के अलावा थाई और अमेरिकी सेनाएं काफी सारे सैन्य अभ्यास करती हैं, ये एक आंकड़ा है इसका। फिर थाईलैंड की तुलना में कंबोडिया की सेना अपेक्षाकृत नई है, जिसे 93 में स्थापित किया गया, जब कम्युनिस्ट सरकार की सेनाओं को दो गैर कम्युनिस्ट प्रतिरोधी सेनाओं के साथ मिला दिया गया। कंबोडिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग चीन और वियतनाम के साथ है, इसलिए चाइना का पक्ष भी यहाँ आ जाता है। रक्षा उपकरणों के लिए वो रशिया पर निर्भर रहा है। अब चाइना एक प्रमुख सप्लायर है उसका। बीजिंग ने कंबोडिया में एक नौसैनिक अड्डा विकसित किया है। देखिए चाइना की तो वैसे भी हमने कहा कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है या डेट ट्रैप की पॉलिसी है या जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके माध्यम से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना सहयोग करता है ताकि उन क्षेत्रों पे अपना सैन्य प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव वो स्थापित कर सके। तो रीम नेवल बेस आप याद रखिएगा कंबोडिया में जो चाइना के द्वारा स्थापित है, जो थाईलैंड की खाड़ी पर स्थित है। मई 2025 में कंबोडिया और चीन ने गोल्डन ड्रैगन, वहां कोबरा गोल्ड था अभ्यास, ये कोबरा गोल्ड अभ्यास है जो थाईलैंड और अमेरिका के मध्य में है। ठीक है, नाम आप याद रखिए महत्वपूर्ण रूप से, कोबरा गोल्ड अभ्यास जो कि थाईलैंड और अमेरिका का है। और ये जो है गोल्डन ड्रैगन अभ्यास, जो है ड्रैगन नाम से आप समझ जाएंगे चाइना का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो कंबोडिया और चीन का अभ्यास है जिसमें 7वां संस्करण पूरा किया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास बताया गया। तो ये एक हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया आज। लगभग ये हमारे 27-28 मिनट की क्लास हुई है और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी। उसका ऐतिहासिक संदर्भ ले लिया, भौगोलिक संदर्भ उसका ले लिया हमने, उसका भूराजनीतिक संदर्भ ले लिया है और भारत पर उसका क्या प्रभाव हो सकता है, किस प्रकार की हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए। अभी आने वाले दिनों में देखते हैं ये संघर्ष हो सकता है बहुत जल्दी शांत हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि जल्दी शांत नहीं होता तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो आसियान के अदर कंट्रीज पे पड़ सकता है। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र की सुरक्षा है, जो महासागरीय कूटनीति है भारत की, उसके लिहाज से भी बहुत सारे फैक्टर जो है इसमें क्रिएट हो सकते हैं। आसियान की जो प्रभावकारिता है उस पर भी इसका इफेक्ट आ सकता है और फिर महाशक्तियां अमेरिका और चाइना, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई दे सकता है, जो कि चिंता का विशेष क्षेत्र में हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जामिनेशन के लिहाज से और आईआर को समझने के लिहाज से ये जो विवाद था इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप समझ पाए होंगे। और लगातार शांत बनाए रखिए और बिल्कुल सकारात्मकता के साथ आप पढ़िए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोर्सेज की जानकारी जो है वो हमारे एप्लीकेशन पे दी हुई है। विक्ट्री बैच मॉड्यूल्स दिए हुए हैं और कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है और साथ ही जो आरएस मेंस का आईआर वाला कोर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं कल एक नए टॉपिक पर आप सभी से और खास का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।